नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं 2 दिन से क्लास नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कुछ ऐसी पर्सनल चीजें थी जो टाइमिंग का बड़ी शॉर्टेज चल रही थी। लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैं लगातार क्लास देता रहूं। तो चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले थे आज सेल ऑर्गेनल के बारे में, यानी कि कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेल के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल मैंने आपको डिस्कस किया था। और सेल ऑफ टाइप्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की सेल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। और मैंने आपको इसका डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स अब ये होती है, यूकैरियोटिक सब ये होती है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। लगभग 6 से 7 मैंने डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी आज क्लास जो चलने वाली है वो सेल ऑर्गेनल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिकांग हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोशिकांग हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कोशिकांग को और क्या बोलते हैं? कोशिका को और शुद्ध हिंदी में बात करोगे आप तो कोशिका के अंगों की बात कर रहे हैं। कोशिका के अंग, कोशिका के अंगों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हर जो सेल होती है, हर सेल के अंदर उसके अपने पार्ट होते हैं, उसके अपने अंग होते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं आपको सेल थ्योरी में आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि सन 1838-39 के मिड में आपके जो दो लोग थे, आपके सेलेडन और स्वॉन साहब, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। 3 थ्योरी में से एक थ्योरी उन्होंने दी थी, जिसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है कि कंपोजर ऑफ सेल थ्योरी बोला जाता है, सेल थ्योरी के प्रतिपादक बोले जाते हैं सेलेडन और स्वॉन साहब। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि all the living organism are made up of cell and product of cell। अर्थात कि सभी जो जीव हैं, सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने हैं। तो उन्हीं उत्पाद की हम बात कर रहे हैं, उसी सेल ऑर्गेनल की हम बात कर रहे हैं जो कि आपका कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं। जैसे कोई भी सेल होगी, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे एनिमल कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, हर एक की अपनी सेल है, हर एक के सेल के अपने ऑर्गेनल है। कुछ कॉमन ऑर्गेनल होंगे, कोशिकांग होंगे, कुछ की वर्किंग अलग अलग होगी, किसी को कुछ अलग अलग नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर हम जो बात करेंगे कोशिका की बात करेंगे, कोशिका के अंगों की बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हर कोई सेल के जो कोशिकांग हैं वो किसी ना किसी झिल्ली से कवर अप है, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई झिल्ली या कोई ना कोई मेम्ब्रेन उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे कि बहुत से ऐसे कोशिका के अंग होंगे या सेल ऑर्गेनल होंगे जो आपका सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होगा। बात समझ आ रही है? यानी कि एकल झिल्ली वाले कोशिकांग होंगे। कुछ ऐसे भी कोशिकांग होंगे जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होगी, तो उनको बोला जाएगा दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग या दोहरी झिल्ली से बने कोशिकांग। और कुछ आपके कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर आपका क्या है, मेम्ब्रेन लेस होगा, यानी कि आपका झिल्ली रहित कोशिकांग होंगे, बिना झिल्ली के बने कोशिकांग होंगे। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम कोशिका के अंगों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, केंद्रक, यानी कि केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम है, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। आपका आपका क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स है, माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। तो इसके इतने सारे अंग हैं सेल के अंदर, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है। कोई भी प्रोटीन बनाने का काम करेगा, कोई क्या बोलते हैं बैक्टीरिया वायरस जर्म से बचाने का काम करेगा, कोई आपका सेल डिवीजन में ये पार्टिसिपेट करेगा, कोई प्रोटीन मेकिंग का काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा। और न्यूक्लियस अलग है, और इसकी न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेल के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होगी। और किसी में आपका सेल वॉल भी उपस्थित होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति हम जिसे बोलते हैं, सेल वॉल। तो बहुत सारे इसके कोशिकांग हैं, बहुत सारे इसके सेल ऑर्गन है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट उठाने वाला था कि कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बने हैं, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन आपका सेल ऑर्गेनल है। बात समझ आ रही है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल लेंगे आप। सबसे पहले हम क्या कुछ फैक्ट निकाल रहे हैं हम लोग। फैक्ट जो है आपका क्या है, सबसे पहला है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, या इसको बोल दीजिए सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एकल झिल्ली से बने या घिरे, कोई भी आ सकता है, घिरे कोशिकांग,
कोशिकांग। तो कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिसके ऊपर आपकी सिंगल मेम्ब्रेन होगी, यानी कि झिल्ली होगी, एक आवरण होगा। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो मान सोच लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से क्या हुआ, उसमें न्यूक्लियर एब्सेंट था, वो स्टार्टिंग में बना अनडेवलप्ड रह गया, या हम एक शॉर्ट में बात करें कि उसके अंदर एब्सेंट रहता है, उपस्थित है ही नहीं है। लेकिन आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर देख रहे थे कि उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो वही मेम्ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी अंग, कोशिकांग जिसके ऊपर कोई ना कोई कवर या झिल्ली उसके ऊपर होगी, तो मैं उन कोशिका के अंगों की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्गी बॉडीज की। सबसे पहले क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्गी बॉडीज की। बात समझ आ रही है? सबसे पहले डिस्कस किसकी करेंगे, इसमें कौन सा सबसे पहला पॉइंट, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, गोल्जी काय। गोल्जी काय। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अंत है प्रदव्य जालिका, अंत है प्रदव्य जालिका। और अगला पॉइंट क्या है, सी है आपका, एक पॉइंट और है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम को लाइसोसोम भी बोला जाता है, लाइसोसोम। एक पॉइंट और है आपका डी, और लास्ट है आपका, ये कौन सा है, वैक्यूल। क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल, इसको हिंदी में बोलते हैं रसधानी, रसधानी, या इसको बोला जाता है रिक्तिका, रिक्तिका बोला जाता है, रिक्तिका। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, बात समझ आ रही है? इसको क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। तो सब ये 4 आपके ऐसे कोशिका के अंग हैं जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन बनी होती, सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है, या सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, झिल्ली से घिरे होते हैं। ये जो 4 हैं, ये फैक्ट है, डायरेक्ट आपको याद करना है। बात समझ आ रही है? एग्जामिनेशन में, वन डे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर मैं आगे में बात करता हूं कि डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल कौन से हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए, डबल मेम्ब्रेन, ये तो सिंगल था, अब मैं बात करूंगा डबल मेम्ब्रेन से जो घिरे सेल ऑर्गेनल हैं वो कौन से हैं। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, यानी कि दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली से बने कोशिकांग के बारे में मैं चर्चा करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप पहला ए पॉइंट डालिए। सबसे पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, 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 इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बी, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, ठीक है ना। और तीसरा जो है आपका, तीसरा क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। और ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है प्लांट में प्रेजेंट होता है, सभी प्लांट की सेल में, यानी कि पादप कोशिका के अंदर ये प्लांट सेल होता है क्लोरोप्लास्ट। आगे चर्चा करेंगे कि क्या होता है, ये क्या है, ये पादप कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है, पादप कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है। बस एक सेकंड में आपके लूंगा। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल आपका हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जो कि प्लांट सेल के अंदर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये आपके कौन से थे, ये आपके डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली इसके ऊपर है, डबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर है, ये वो कोशिका के अंग हैं। आगे मैं बात करूंगा, आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेम्ब्रेन लेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसे भी कोशिका के अंग हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस है। बात समझ आ रही है? ऐसे आपके कोशिका के अंग हैं जो मेम्ब्रेन लेस है। कोशिका
के अंग कुछ ऐसे हैं जो कि आपके मेम्ब्रेन लेस हैं, यानी कि एक हेडिंग डाल लीजिए आप, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस यानी कि झिल्ली रहित या बिना झिल्ली वाले, बिना झिल्ली से बने या घिरे कोशिकांग, या बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, ऐसे कर लीजिए, बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, झिल्ली वाले कोशिकांग। तो बिना झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं? सबसे नंबर ए पॉइंट डालेंगे, ए पर आप डालेंगे क्या? ए पर आपका पॉइंट आएगा आपका राइबोसोम, राइबोसोम, इसको हिंदी में राइबोसोम ही बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको राइबोसोम ही बोलते हैं। हिंदी में कैसा बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम इसे बोला जाता है। बात समझ आ रही है? एक अगला पॉइंट और है आपका, इसमें और क्या है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, इसको सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम को तारक काय, तारक काय से बोला जाता है। और क्या है? एक सी और है आपका, सी को है आपका माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म कणिकाएं, सूक्ष्म कणिकाएं, सूक्ष्म कणिकाएं, या इसको बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं। तो ये आपके तीन आपके कोशिका के अंग हैं, जो कि आपका राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, माइक्रोट्यूबुल्स हो गया, जिसके ये बिना झिल्ली वाले हैं, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। बात समझ आ रही है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। अब आइए चलिए सीधे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला कोशिकांग की आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहला कोशिकांग आपका होगा कौन सा? सबसे पहला एक नंबर पे आप डालेंगे सेल वॉल। क्या डालेंगे? सबसे पहला आप डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं किसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने, और यूकैरियोटिक सेल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था, और मैं आपको कह रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल, तो वो किसकी बनी होती है, तो मैंने उस जगह आपको डिस्कस किया था कि साहब ये इसकी बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है क्या? सॉरी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका जो एनिमल सेल है उसके अंदर आपका क्या है? सेल वॉल एब्सेंट रहती है, अनुपस्थित रहती है। तो अब सबसे पहला सेल ऑर्गेनल हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहला, तो सबसे पहला आपका होगा सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि आपका कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रही है? कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट आपके यहां जाएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या जाएगा? इस सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की है? डिस्कवरी यानी कि इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? तो सबसे इसके खोजकर्ता कौन है? ये इसके वही खोजकर्ता हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी, सॉरी, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। फादर ऑफ सेल, जो फादर ऑफ सेल हैं आपके रॉबर्ट हुक साहब, वही आपके सेल वॉल की डिस्कवरी करने वाले हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की है? इसकी डिस्कवरी की है आपका रॉबर्ट हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक साहब ने इसकी डिस्कवरी की है। बात समझ आ रही है? और ये क्या है सेल वॉल? सेल वॉल ये है क्या? अगर मैं बात करूं तो ये आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का बाहरी आवरण है। ये क्या है? कोशिका का बाहरी आवरण है, कोशिका का ये बाहरी आवरण है। कोई भी कोशिका होगी, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, किसी भी प्रकार की सेल हो, उसका सबसे आउटर वाला जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा? सेल वॉल होगा। जिसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर सेल वॉल होगा ही नहीं। तो ये क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। बात समझ में आ रही है? सबसे बाहरी आवरण है। अगर एक पॉइंट और हम देखेंगे, एक पॉइंट और देखेंगे क्या कि ये इसका वर्ग क्या है आखिरकार? तो ये क्या करता है? ये साइज, शेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल,
ये किसी भी सेल के को प्रोडक्शन देने का काम करता है, उसका साइज और उसको शेप को मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि ये सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल किसी भी सेल का उसका साइज यानी कि उसका जो आकार है, शेप, उसकी जो आकृति है, प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षा देने का काम ये करता है। क्या करता है, सेल वॉल किसी भी सेल का साइज, शेप एंड प्रोटेक्शन देने का काम आपका सेल वॉल करता है। अब ये प्रेजेंट कहां होती है, ये सब प्रेजेंट कहां होती है, ये प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों में प्रेजेंट होता है साहब, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, बात समझ में आ रही है। ये यूकैरियोटिक सेल है, उसमें सेल किसकी बनी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपका, उसके एग्जांपल क्या क्या बताए थे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के, उसके मैंने एग्जांपल आपको बताए थे कि साहब प्रोकैरियोटिक सेल के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर की, प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात डिस्कस कर रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एक मैंने एग्जांपल दिया था कि क्या दिया था, बैक्टीरिया डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया का एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के ऊपर भी आपका क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल पाई जाती है साहब बैक्टीरिया में। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये बनी किसकी होती है, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था ये बनी किसकी होती है। तो ये सब सबसे पहली चीज है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्लस मैंने आपको बताया था एक अमीनो एसिड बताया था मैंने आपको, एक मैंने आपको बताया था मुरामिक एसिड, मुरामिक, ये आर है, मुरामिक एसिड। तो सब ये तीनों से मिलकर के बनी होती है, बात समझ में आ रही है। आपका पेप्टिडोग्लाइकन, आपका अमीनो एसिड और आपका मुरामिक एसिड, इन तीनों को जब आप मिक्स कर देंगे तो बैक्टीरिया की सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपका क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और एक चीज मैंने और बताई थी आपको, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी आपका क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, बात समझ आ रहा है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्कस किया था। जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लीजिए आपका, जैसे कि एनिमल सेल हो गया, एनिमल सेल आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। एक आपका एग्जांपल ले लीजिए प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है। और दो एग्जांपल और मैंने आपको दिए थे, एक दिया था आपको एल्गी सेल और एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको फंगी सेल। ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका हो गई, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका यानी कि पौधों की कोशिका, ये एल्गी यानी कि शैवाल की कोशिका, और ये फंगल कवक या फफूंद की कोशिका। समझ में आ रहा है। तो अगर एनिमल सेल में अगर सेल वॉल की हम बात करें तो बच्चा ये मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर सेल वॉल क्या होता है, इसके अंदर सेल वॉल आपका एब्सेंट होता है यानी कि अनुपस्थित होता है। बात समझ में आ रही है, अनुपस्थित होता है। सेल वॉल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो यानी कि एक मानव, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन आपका एनिमल की कैटेगरी में आता है। गाय, बकरी, भैंस, ऊंट, पहाड़, जो भी आपका चीजें हैं एनिमल की कैटेगरी में जो आते हैं, उस किसी के भी अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। लाइक अ ह्यूमन बॉडी की अगर सेल की बात आप करोगे तो ह्यूमन बॉडी की सेल के अंदर भी आपका सेल वॉल एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, सेल वॉल है ही नहीं है। और ईश्वर का धन्यवाद है सेल वॉल नहीं है। क्यों बोल रहा हूं मैं, ईश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे बस थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, बस आपको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान ने अच्छा किया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं किया। तो चलिए अगर प्लांट सेल की बात करूं, प्लांट सेल में सब सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहां भी प्रेजेंट होती है, और एल्गी सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, यहां भी प्रेजेंट है, और आपकी फंगल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इन तीनों जगह प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि सब अगर प्लांट सेल के अंदर ये
प्रेजेंट है तो ये बनी किसकी होती है, ये भी चीज मैंने आपको बताई है। और क्या किसकी बनी होती है, ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक आपका सेलुलोज, सेलुलोज को सेलुलोज लिखेंगे, प्लस हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की बनी होती है। यानी कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से मिलकर के आपकी प्लांट की जो आपकी सेल वॉल है वो बनी होती है। बात समझ आ रही है। यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, एल्गी सेल है, फंगी सेल है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, और बाकी प्लांट हो, एल्गी हो, फंगल सेल हो, तीनों प्रेजेंट होती है सर जी। और प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की। बात समझ में आ रही है। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की। अब बात करते हैं एल्गी की, तो ये किसकी बनी होती है इसमें, तो सर जी इसमें ये तीन चीजें हैं जिससे ये बनी होती है। क्या क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है आपकी, सबसे पहली चीज है आपकी सेलुलोज, सेलुलोज। और क्या होता है इसमें, और इसके अंदर होता है, मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है, CaCO3, CaCO3। एक चीज और होती है इसमें, ये भी मैंने आपको बताया था, गैलेक्टोन। किसकी बनी होती है, गैलेक्टोन, गैलेक्टोन्स। तो ये तीन चीजें हैं आपकी जो एल्गी की सेल में जो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इन तीनों चीज से मिलकर बनती है। और अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर फंगी सेल के अंदर, तो सब इसको बोलते हैं फफूंद, या फफूंद बोलते हैं या कवक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये किसकी बनी होती है इसमें, इसकी बनी होती है सब काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं चाइटिन, नहीं काइटिन, काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो यहां तक बात आपके समझ में आई। ध्यान रखिएगा, पूरी कायनात में सिर्फ एनिमल की सेल ऐसी है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये ईश्वर का धन्यवाद है कि एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। क्यों, अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि क्या बोलते हैं एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आगे आपको समझ में आएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं, आपने एक चीज देखी होगी, इसमें भी सेलुलोज प्रेजेंट है, इसमें भी सेलुलोज प्रेजेंट है, लेकिन आपके फंगल के अंदर काइटिन है, वहां सेलुलोज नहीं है। तो आखिरकार सेलुलोज है क्या, सेलुलोज क्या है, तो एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे आप, सेलुलोज। छोटी सी हेडिंग आप डालेंगे सेलुलोज। छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए सर जी, सेलुलोज। सेलुलोज है क्या आखिरकार, सेलुलोज क्या है सर जी, सेलुलोज आखिरकार है क्या, तो जान लीजिए सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है आपका सेलुलोज, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ये आपका कार्बो में CH आता है ना, चलिए कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आ रही है, कार्बोहाइड्रेट है सर जी, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इसमें सिंगल रहता है। चलिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब होता है साहब, ये शर्करा है, शर्करा यानी कि क्या है, शुगर है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो आपके बहुत सारे होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, आपका पॉलीसैकेराइड्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कैसी शर्करा है, ये आपके शर्करा है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को पॉलीसैकेराइड्स के नाम से ही जानते हैं, इसका कोई हिंदी नहीं है, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है कि जब बहुत सारी सैकेराइड्स आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब एक से ज्यादा मिलकर बनती हैं, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक जगह आते हैं तो ये पॉलीसैकेराइड्स आपकी कहलाती है। और ये पॉलीसैकेराइड्स में से जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो आपका जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सभी आपके क्या है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जब एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या सैकेराइड्स सब एक जगह मिलकर इकट्ठे बॉन्डिंग बना लेते हैं तो आपका पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है, पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आई कि सब सेलुलोज क्या है, सेलुलोज सर जी ये कार्बोहाइड्रेट है यानी कि शर्करा है, शुगर है। और कैसी शुगर है, ये पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है। और पॉलीसैकेराइड्स क्या है, जब बहुत सारे आपके सैकेराइड्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब एक जगह बॉन्डिंग कर लेते हैं तभी पॉली का क्या मतलब होता है, पॉली का होता है मल्टीपल,
मोर देन 2 और 3, मोर देन 2। बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं एक चीज और, सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स है साहब। और पॉलीसेकेराइड्स में क्या है? जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, माल्टोस हो गया, सुक्रोज हो गया, इन सभी को जब एक जगह बॉन्ड कर दोगे तो पॉलीसेकेराइड्स आपका बनकर निकलेगा। और क्या है? ये प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये क्या है? ये क्या है? हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का क्या है? सबसे कठोर पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट है। बात समझ में आया? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई? अब समझ में आएगी कहां से कि साहब ये तो हार्डेस्ट पार्ट क्यों बोल रहे हैं, सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्यों है? तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को। हार्डेस्ट पार्ट का एक बड़ा कारण है क्योंकि सेलुलोज के अंदर आपका वाटर की जो परसेंटेज है, वो जो वाटर है वो आपका 0% होता है। सेलुलोज के अंदर 0% वाटर होता है, ध्यान रखना। सेलुलोज के अंदर 0% वाटर होता है, इसीलिए ये आपका प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। आपने देखा है ना, पौधा एक जगह खड़ा है तो खड़ा है ना, ऐसे कर सकता नहीं है, ऐसे कर सकता। बात समझ में आ रही है? वो एक जगह स्टेबल है तो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये सेल वॉल है, 0% वाटर है इसके अंदर, और 0% वाटर है, इसका मतलब ये है कि साहब ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। और इसी हार्डेस्ट पार्ट की वजह से जो प्लांट है वो इस तरीके से खड़े रहते हैं। अब मान लीजिए इंसान के अंदर होता तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हम आराम से मूव कर पा रहे हैं, ऊपर नीचे हाथ पैरों को मूव टर्न करा पा रहे हैं, तो इस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। और सेल वॉल को मैं आपको बता रहा हूं क्या, सेल वॉल सर, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज के कारण ये आपका हार्डेस्ट पार्ट है ऑफ प्लांट सेल। क्यों? कि 0% वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, 0% वाटर है। और यही कारण है कि जो प्लांट है जो एक जगह स्टेबल है तो एक जगह स्टेबल रहते हैं, इनके अंदर मूवमेंट नहीं है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे किस चीज का डिस्कस करते हैं? आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज की एक खासियत और है कि इस सेलुलोज को एक ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता है पाचन सिर्फ 3 ही चीजों का होता है हमारी बॉडी में। किन किन चीजों का होता है? आपका या तो कार्बोहाइड्रेट का बॉडी का डाइजेशन होगा, या प्रोटीन का डाइजेशन होगा, या फैट का डाइजेशन होगा। और पूरी कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके चौथी चीज का डाइजेशन करना पड़े। सिर्फ 3 ही चीज का बॉडी डाइजेशन करती है, पाचन करती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाती। इसीलिए तो आपने देखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी छाल पड़ी है इधर उधर, तो आपने कोशिश की कि लाओ चलो इसको थोड़ा सा खा लेते हैं, पौधे की लकड़ी को खा लेते हैं। पौधे की लकड़ी हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, और ह्यूमन बॉडी कभी भी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाती है। सेलुलोज का डाइजेशन ये कभी नहीं कर पाती है। इस सेलुलोज का डाइजेशन या पाचन करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स नहीं है जिसका ये डाइजेशन कर पाए। यहां तक बात आपको मेरी समझ में आ रही है? तो चलिए अब मैं बात करता हूं एक चीज और, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक मैं डिस्कस करूंगा सेल वॉल में डाइक के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करूंगा, डाइक के बारे में करूंगा। डाइक, डाइक, डाई, DYE, डाई, डाई के बारे में। डाई को क्या बोलते हैं? डाई को हिंदी में बोलते हैं सूचक। ये सब सेल वॉल के अंदर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, सेल वॉल के अंदर चल रहा है। तो ये आपका डाई। डाई के बारे में मैं बात करूं तो डाई एक डाई का नाम है जिसका नाम है ग्राम स्टेन। ग्रेम स्टेन, इसको हिंदी में भी ग्रेम स्टेन बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको ग्रेम स्टेन बोलते हैं। तो ये ग्रेम स्टेन एक डाई है। डाई का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने लिटमस देखा, लिटमस के ऊपर आपने कुछ डाला तो उसका कलर चेंज हो गया। तो इसी तरीके से ये एक डाई है जिसके ऊपर कुछ डालेंगे तो ये कुछ इंडिकेट करेगी। ये क्या है? सूचक है, इंडिकेटर है डाई। बात समझे? और इस डाई का नाम क्या है? ये साइंटिस्ट के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, ग्राम स्टेन के नाम पर ही। समझ में आया? और ये ग्राम स्टेन डाई का इस्तेमाल कहां होता है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को कलर देने के लिए यूज किया जाता है। क्या क्यों यूज किया जाता है? ये क्यों यूज किया जाता है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को कलरिंग देने के लिए। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, सेल वॉल, उसको उसकी कलरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? उसको कलर देने के लिए। कैसे? मान लीजिए ग्राम स्टेन बैक्टीरिया है, वो सॉरी ग्राम स्टेन डाई है, और जब हम इस डाई को किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं, डाई को हमने क्या किया? किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर डाला,
क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को कलरिंग चेक कर रहे हैं, हम इसकी कलरिंग कर देने का काम कर रहे हैं। और जब हमने इस डाई को इसके ऊपर डाला, किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ रहे हैं ना, तो एक इसका रिलेशन, सेल वॉल का रिलेशन आपका बैक्टीरिया से भी है। उसकी जो बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, अमीनो एसिड और ब्रोमिक एसिड। तो जब उस सेल वॉल के ऊपर जब हम ग्राम स्टेन डाई को जब हम ऊपर डालेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या निकल के आएगा, यदि अगर उस बैक्टीरिया की सेल वॉल का कलर अगर पर्पल निकल के आता है, कैसा, पर्पल यानी कि बैगनी निकल के आता है, बैगनी, अगर बैगनी निकल के आता है तो इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, अगर पर्पल निकल के आ रहा है तो पर्स का मतलब है उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और यदि उस बैक्टीरिया की सेल वॉल का कलर अगर पिंक निकल के आ रहा है, पिंक, तो इसका मतलब है वो बैक्टीरिया कैसा होगा, उसका बैक्टीरिया होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। गुलाबी निकल के आता है तो मान समझ लीजिए इस चीज को, डाई यानी कि इस डाई को क्या बोलते हैं, सूचक इंडिकेटर है। और कौन सी डाई है, ग्राम स्टेन डाई है। ये ग्राम स्टेन जो है आपके इनके साइंटिस्ट के नाम पर इस डाई का नाम रखा गया है। इस डाई का काम क्या है, हम बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर इस डाई को डालेंगे और उसके कुछ कलर निकल के आएंगे, बैक्टीरिया के सेल वॉल का कुछ कलर निकल के आएगा। वो कलर दो ही प्रकार का होगा, एक होगा पर्पल कलर का अगर निकल के आता है बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर ग्राम स्टेन डाई डालने के बाद में, यदि बैक्टीरिया की सेल वॉल का कलर अगर पर्पल निकल के आता है तो इसका मतलब है वो बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यदि उस सेल वॉल की बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर ग्राम स्टेन डाई डालने के बाद अगर उस सेल वॉल का कलर पिंक निकल के आता है तो इसका मतलब यह है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल की कलर के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, यानी कि सेल वॉल की बैक्टीरिया के सेल वॉल की कलर के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बस इतनी सी बात है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया। और इसी के साथ आपका सेल वॉल का मैटर खत्म। तो सेल वॉल में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक साहब ने की, वही जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, इसमें मैंने आपको बताया कि ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है, किसी भी सेल का आउटर कवरिंग है, ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने और क्या बताया आपको मैंने बताया कि ये शेप, साइज और प्रोटेक्शन देने का काम करती है किसी भी सेल को, ये बात मैंने आपको बताई। और मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ये दोनों में प्रेजेंट होती है। और बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है सेल वॉल, ये भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ ये बताया कि प्लांट की किसकी बनी होती है, एल्गी की किसकी बनी होती है, फंगल की किसकी बनी होती है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट है वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा, पॉलीसैकेराइड्स है। और पॉलीसैकेराइड्स होने के पॉलीसैकेराइड्स क्या है, जब एक से ज्यादा सैकेराइड जब एक साथ मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स बनता है। और क्या बताया था सेलुलोज के बारे में, ये क्या है, प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट है। और हार्डेस्ट पार्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 0% वाटर प्रेजेंट है साहब। इसी वजह से ह्यूमन बॉडी इसका डाइजेशन नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो बॉडी के लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होती है वो एंजाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है। ये वाली बात आपको समझ में आई। फिर मैंने डाई के बारे में आपको बताया, डाई आपकी कौन सी है, ग्राम स्टेन डाई है। क्यों, बैक्टीरिया की सेल वॉल को कलर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल पर डालने के बाद अगर उसके सेल वॉल का कलर पर्पल निकल के आता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यदि पिंक निकल के आता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कितना ईजी है, पूरे हिंदुस्तान में इसका बायोलॉजी से ईजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? तो चलिए आगे एक सेल ऑर्गेनल के बारे में और डिस्कस करते हैं। और ये आउटर कवरिंग मैंने आपको बता दिया। हम और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए अगर मैं डायग्राम की बात करूं ना, अगर प्लांट है, एनिमल है, अगर प्लांट, आप एक काम करिएगा, आज नेट पर सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल को देखिएगा। आज प्रोकैरियोटिक सेल को आप देख लीजिएगा कि इसका डायग्राम क्या है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वीडियो के साथ में ये सारी चीजें देखने को मिले। प्रोकैरियोटिक सेल देखना, एक आप देखना यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल देखना। और आज एक चीज और देखना आप, क्या, प्लांट सेल,
प्लांट सेल को देखना और आप एनिमल सेल को देखना। एनिमल सेल, इसके डायग्राम आप डालना नेट पर, गूगल पर सर्च करना प्लांट सेल और एनिमल सेल, और उसके डायग्राम को देखना आज। और उसके अंदर देखना कि प्लांट सेल का और एनिमल सेल के बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनल दे रखे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, गोल्जी काय, तमाम आपकी सारी चीजें उसमें दे रखी होंगी, ठीक है ना। तो प्लांट सेल और जब एनिमल सेल को जब आप डायग्राम को देखोगे तो डायग्राम उसका कैसा निकल के आएगा, तो डायग्राम कुछ ऐसा निकल के आएगा, मैं आपको बताता हूं। डायग्राम कैसा निकल के आएगा, डायग्राम निकल के आएगा आपका, ये देखिए मैं प्लांट सेल बना रहा हूं, ठीक है ना। इसका ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, और इसके अंदर आपका ये कुछ इस तरीके, और इसके अंदर आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें बहुत सारी चीजें इसमें बनी होंगी। ये क्या है, ये आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है ना। प्लांट सेल है, और ये प्लांट सेल का सब जो आउटिंग कवरिंग है, यही आपका सबसे बाहरी आवरण जो है वो क्या है, वही आपका सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि एनिमल सेल के ऊपर, ये एनिमल सेल है, और एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है काफी बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में। तो देखिए इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर क्या है, इसकी आउटर कवरिंग पर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, बात समझ में आ गई। और यदि इसकी बात करेंगे तो आउटर लेयर तो सेल वॉल हो गई इसकी, और इसकी नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन और होती है, इस तरीके से, इस तरीके से होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यानी कि ये क्या है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, क्या ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। तो अगर प्लांट सेल की आप बात करोगे तो प्लांट सेल के अंदर आउटर कवरिंग क्या है, सेल वॉल है, सबसे बाहरी आवरण क्या है, सेल वॉल है। इनर कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। यदि एनिमल सेल की बात करोगे, एक ह्यूमन की भी अगर बात करोगे, तो इसकी आउटर कवरिंग क्या है, इसकी आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज ऑफ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल, नॉट प्रेजेंट इन आपका ह्यूमन सेल या एनिमल सेल। बात समझ आ रही है। तो सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल के अंदर। तो ये आउटर कवरिंग है, ये इनर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये आउटर कवरिंग है। चलिए ये बात आपको मुझे बतानी थी, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में। तो चलिए किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में। और ये दूसरा सेल ऑर्गेनल है, ये दूसरा सेल ऑर्गेनल है। कोशिकांग कौन से नंबर का है, दूसरा है। सेल वॉल हमने पढ़ा दिया है, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन चल रहा है, ठीक है ना। इसको दो नामों से और जाना जाता है, दो नामों से और जाना जाता है बच्चा इसको। सेल मेम्ब्रेन को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक और नाम से जाना जाता है इसको, और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है प्लाज्मा लेमा के नाम से, प्लाज्मा लेमा के नाम से, प्लाज्मा लेमा के नाम से। इसको हिंदी में भी प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा के नाम से जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन को साथ दो नामों से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, कैरियोटिक सेल, ये दोनों में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, दोनों में उपस्थित होती है।
चाहे आपका एल्गी सेल हो, बैक्टीरिया के हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, फंगल सेल हो, जितने भी सेल हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, इन दोनों में आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की कवरिंग के बारे में, तो देखिए प्लांट सेल है आपका, प्लांट सेल मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। अगर इसकी आउटर कवरिंग की मैं बात करूंगा, आउटर कवरिंग, और इसकी इनर कवरिंग की अगर मैं बात करूंगा, इनर कवरिंग की अगर मैं बात करूंगा, तो देखिए आउटर कवरिंग प्लांट सेल की क्या होती है? ये होती है सेल वॉल, ये मैंने आपको बता दिया, सेल वॉल होती है। और इनर कवरिंग क्या होती है इसकी? इनर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये तो होगी कोश का भित्ति और ये होगी कोश का झिल्ली। प्लांट की आउटर कवरिंग सेल वॉल, इनर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। यदि एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल की अगर हम बात करें, एनिमल सेल की अगर हम बात करें, तो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है? एनिमल सेल की आउटर कवरिंग, एनिमल सेल की आउटर कवरिंग क्या होगी? बाहरी आवरण क्या होगा इसका? इसका बाहरी आवरण होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोश का झिल्ली। ये बात समझ आ रही है? तो इस सेल को किस नाम से जाना जाता है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होती है। और यदि प्लांट सेल की हम बात करें, तो प्लांट सेल के आउटर कवरिंग क्या होगी? सेल वॉल, इनर कवरिंग क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में तो आपका सेल वॉल पाया नहीं जाता है, तो इसलिए इसकी आउटर कवरिंग क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। यहां तक बात समझ में आ गई आपके? अब मैं बात करता हूं सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी किसकी होती है? बात समझ में आ रही है? जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से ये बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। बात समझ आ रही है? ये किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड से किसकी बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। समझ में आया? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। यानी फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? जब लिपिड्स के ऊपर बहुत सारे फॉस्फेट के ग्रुप अटैच हों, मिले हों, तब ये फॉस्फोलिपिड्स बनता है। लिपिड्स क्या है सर? लिपिड्स क्या है? ये वसा ही तो है, फैट ही तो है। और फॉस्फो के जब बहुत सारे ग्रुप अटैच होते हैं लिपिड्स के साथ, तो फॉस्फोलिपिड्स कहलाता है। बात समझ में आ रही है? और ये क्या है? ये वाली सेल मेम्ब्रेन, और जो किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से बनी है। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर्ड आपकी मेम्ब्रेन है। ये कैसी है? दोहरी संरचना वाली है। ये कैसी है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। बात समझ आ रही है? यानी कि दोहरी परत की संरचना है, दोहरी परत की संरचना है। समझ में आ रहा है? संरचना है। क्यों संरचना बाइलेयर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी दो लेयर होती है। इस कुछ मैं आपको बता रहा हूं, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है और फॉस्फोलिपिड्स के दो पार्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? दो पार्ट होते हैं। जब फॉस्फोलिपिड्स का डायग्राम देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम आप देखेंगे, तो एक इसका हेड पार्ट होता है और ये कुछ इस तरीके से इसमें ये अटैच होते हैं, कुछ इस तरीके से। ये कौन सा पार्ट है? ये सेल मेम्ब्रेन का हेड पार्ट है, हेड पार्ट है, सिर वाला पार्ट है। बात समझ में आ रही है? और जो सिर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है आपका पोलर पार्ट, या पोल पार्ट बोल देते हैं, या पोलर बोल देते हैं, पोल पार्ट बोल देते हैं। यानी कि पोलर बोल दीजिए, पोलर पार्ट। पोलर पार्ट यानी कि ध्रुवीय भाग है। ये कैसा है? ध्रुवीय भाग है। पोलर पार्ट है, हेड पार्ट है इसका। और जो ये हेड पार्ट है, ये जो हेड पार्ट है जिसको हम पोलर पार्ट भी बोल रहे हैं या ध्रुवीय भाग भी इसको बोल रहे हैं, तो हेड पार्ट क्या है? ये इसको बोला जाता है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये कैसा है? ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है ये पानी में घुलनशील है। क्या है? पानी में
पानी में घुलनशील है। बात समझ में आ रही है? ये जो आपका पार्ट है पानी में घुलनशील है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक क्या है? ये पानी में घुलनशील है, यानी कि जब सेल मेम्ब्रेन को आप ये जो पार्ट है इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? ये आपके सेल मेम्ब्रेन है। क्या ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के दो पार्ट है, हेड पार्ट। हेड पार्ट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। इस हेड पार्ट को क्या बोला जाता है? पोलर पार्ट बोला जाता है, ध्रुवीय भाग बोला जाता है। और सब ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि पानी में घुलनशील वाला भाग है। और यदि इसकी टेल वाले पार्ट की बात करें, ये कौन सा पार्ट है? ये टेल पार्ट है, पूंछ वाला भाग है, ये टेल पार्ट है। यानी कि ये कौन सा पार्ट है? टेल वाला पार्ट है, जिसका हम नॉन पोलर पार्ट भी बोलते हैं, नॉन पोलर पार्ट, अध्रुवीय भाग इसको बोलते हैं। और ये जो नॉन पोलर पार्ट जो है या टेल वाला पार्ट जो है ये आपका क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है साहब, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक यानी कि फोबिया है इसे, समझ में आ रहा है? और ये पानी में क्या है? पानी में अघुलनशील है, पानी में अघुलनशील है, पानी में घुलनशील है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट पानी में घुलनशील है, तो आप बोलेंगे टेल पार्ट या नॉन पोलर पार्ट पानी में अघुलनशील है। बात समझ में आ रही है? तो और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन का जो हेड पार्ट है या टेल पार्ट है, इनमें से कौन सा पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है? हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी में अघुलनशील है, अर्थात टेल पार्ट या नॉन पोलर पार्ट आपका कैसा है? पानी में अघुलनशील है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? आपकी ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स क्या होती है? जब लिपिड्स के ऊपर बहुत सारे आपके फॉस्फो के आपके जो ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स बनकर तैयार होती है। और साथ ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है, दोहरी परत की संरचना। दोहरी परत कैसी है? एक परतीय हेड पार्ट वाला हो गया एक, ये पोलर पार्ट है, ध्रुवीय पार्ट है, जो कि आपका क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट है, पानी में घुलनशील है साहब। और ये क्या है? ये टेल पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, ये पानी में अघुलनशील है, यानी कि हाइड्रोफोबिक है। बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब बात एक पॉइंट और करते हैं हम लोग कि इसके कुछ इसके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। थिकनेस, इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई। भाई ये सेल है, ये सेल हो गई, और इस सेल के ऊपर ये चारों ओर ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये मेम्ब्रेन इसके ऊपर है, तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी। इसकी थिकनेस की मैं बात कर रहा हूं, थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई की मैं बात कर रहा हूं। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम बोल सकते हैं 7.5 नैनोमीटर, या इसको बोल सकते हैं 0.0075 माइक्रोमीटर। बात समझ आ रही है? थिकनेस इसकी कितनी है? इस सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की अगर मोटाई की मैं अगर मैं बात करूं तो ये साहब ये 75 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 नैनोमीटर, या इसको माइक्रोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी होगी 0.0075 माइक्रोमीटर साहब होती है। अब मैं बात करता हूं कि साहब ये डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी, खोज किस भाई साहब ने की थी? खोज की थी भाई साहब, ये दो लोग हैं, गॉर्टर प्लस ग्रेंडर। ये गॉर्टर और ग्रेंडर साहब ने आपकी ये खोज की थी, किसकी? सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इन दोनों को जाना जाता है जी ब्रदर्स के नाम से, जी ब्रदर्स के नाम से इसको जाना जाता है इनको। यानी कि सेल मेम्ब्रेन की खोज करने वाले कौन लोग हैं? जी ब्रदर्स है, गॉर्टर एंड ग्रेंडर साहब है, जी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है, सेल मेम्ब्रेन ये टर्म है, इस टर्म को किसने दिया है? टर्म यानी कि शब्द किसने दिया ये? तो शब्द देने वाले कौन है? शब्द देने वाले दो लोग हैं। कौन है? आपका शब्द देने वाले हैं नंबर 1 क्रेमर। हाँ, इससे पहले एक चीज और देख लीजिए कि जो डिस्कवरी हो रही है गॉर्टर और ग्रेंडर साहब की, जी ब्रदर्स, ये सबसे पहले किस चीज में, किस सेल में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को तलाश रहे हैं? सबसे पहले किस सेल में तलाश रहे हैं कि साहब इसके अंदर, इस सेल के ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर कोई झिल्ली होती है? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैं
घुमा के चीजें पूछूं, ये बताइए ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल कौन सी है? पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? मैंने आपको बताया था ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल एक ही है, और स्मॉलेस्ट सेल आपकी कौन सी है? आरबीसी है। समझा रहा है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी। और ध्यान रखिएगा इसी आरबीसी के ऊपर ही इन भाई साहब ने, जी ब्रदर्स ने आपका किस चीज की तलाश की थी? आपके सेल मेम्ब्रेन को उन्होंने खोजा था। किसके ऊपर उन्होंने तलाश किया है? जी ब्रदर्स ने। इन्होंने आरबीसी के ऊपर सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखा था। बात समझ आ रही है? आरबीसी के ऊपर सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखा था। रेड ब्लड सेल के ऊपर सबसे पहले जी ब्रदर्स ने सेल मेम्ब्रेन को तलाशा था कि साहब इस साहब सेल के ऊपर भी कोई एक आवरण होता है, इसके ऊपर भी कोई एक लेयर होती है। बात समझ आ रही है? और वो जो लेयर है वो किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। अब बात आती है सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है, कोशिका झिल्ली जो है, ये टर्म देने वाले कौन लोग हैं? तो ये टर्म देने वाले कौन है? ये टर्म देने वाले हैं आपके दो लोग हैं, क्रेमर प्लस नेगेली। क्या है? नेगेली। ये दो लोग हैं, क्रेमर और नेगेली। क्रेमर और नेगेली दोनों ने मिलकर के इस सेल मेम्ब्रेन टर्म को गढ़ा है, दिया है। एक छोटा सा एग्जांपल और देना है, एक छोटी सी चीज और बतानी है। क्या? एक छोटी सी चीज और है, वो आपको डिस्कस करनी है। वो क्या है कि इस सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, मैंने जो आपको बताया कि जो इसका स्ट्रक्चर है कैसा है? बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि हेड पार्ट और टेल पार्ट किसका बना है? फॉस्फोलिपिड्स का बना है। तो इसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो आपका स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए मॉडल दिया गया था। यानी कि इसको यहां लिख लेते हैं हम लोग, इस जगह पॉइंट डालकर लिख लेते हैं। आप अपने नोट्स में कैसे भी लिख लीजिएगा। तो मैं लिख रहा हूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर को समझने के लिए, क्या करना है? स्ट्रक्चर को समझने के लिए साहब आपका क्या है? स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या है? एक मॉडल दिया गया था। इस मॉडल को बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के आधार पर ही आपका सेल मेम्ब्रेन तलाश किया जाता है। इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। तो ये मॉडल देने वाले कौन लोग हैं? इस मॉडल को देने वाले दो लोग हैं। कौन है? दो लोग हैं। और वो दो लोग कौन है? सिंगर एंड निकोलसन। कौन है? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन साहब हैं जो आपके जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाले हैं। बात समझ में आ गई? सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए एक मॉडल दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को देने वाले कौन है? सिंगर एंड निकोलसन साहब है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? बात समझे। अब एक इसमें लास्ट पॉइंट आपका बचता है, और वो लास्ट पॉइंट क्या है? वो लास्ट पॉइंट है साहब कि इसका फंक्शन क्या है? किसका? सेल मेम्ब्रेन का आखिर फंक्शन क्या है? काम क्या है? क्या काम कर रही है सेल के अंदर? तो हेडिंग डाल लेंगे आप, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलिए पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट चल रहा है इसका सेल मेम्ब्रेन का, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है? ये सेल है। सेल के ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल के ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या ये सेल मेम्ब्रेन है? कोशिका झिल्ली है। ये वाली बात समझ में आ गई? ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सब एक चीज बताइए, ये सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है? इसका फंक्शन क्या है? ये सेल का ये सिक्योरिटी गार्ड है। क्या है? सेल का ये सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड आपके घर का दरवाजा है, आपके घर में कोई एंट्री कर रहा है मान लीजिए, तो आपके घर में कोई एंट्री कर रहा है तो कोई जाना पहचाना व्यक्ति होगा तभी आपसे बिना पूछे आ सकता है। अगर यदि आपकी उससे जान पहचान नहीं है तो वो
क्या बोलते हैं, अब वो अंदर नहीं आ सकता है। और यदि वो अंदर आ भी जाता है तो एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, वो जानता है बहुत अच्छे से कि इसको अंदर, घर के अंदर जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी सेल के अंदर बहुत सारा फंक्शन चल रहा होता है, बहुत सारा काम चल रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं जब इस सेल के अंदर जब पार्टिकल जाते हैं, मॉलिक्यूल जाते हैं, तो कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना चाहिए और कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस चीज का निर्णय कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करती है। ध्यान रखिएगा कि सेल के अंदर कौन जाएगा और सेल के बाहर से सेल से बाहर कौन निकलेगा, इस चीज का जो निर्णय लेता है, डिसीजन लेती है, ये लेयर लेती है, सेल मेम्ब्रेन लेती है, कोशिका झिल्ली लेती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरी बात को समझ में आ रहा है। कोशिका झिल्ली ही निर्णय लेती है कि कौन सा मॉलिक्यूल, सिक्योरिटी गार्ड किसका, सिक्योरिटी गार्ड है ये कोशिका का, और ये किसका, किससे सिक्योरिटी देता है, ये बैक्टीरिया से सिक्योरिटी देता है, बैक्टीरिया से सिक्योरिटी देता है, ये जर्म से सिक्योरिटी देता है सेल को, बैक्टीरिया से, जर्म से सिक्योरिटी देता है। और जो अनवांटेड या आप मान लीजिए टॉक्सिन है, कोई टॉक्सिक है, कोई टॉक्सिक कंपाउंड आ गया, टॉक्सिक कंपाउंड आ गया जो सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए था, ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल को ये अंदर जाने से रोकता है। बात समझ आ रही है, कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाएगा, इस चीज का निर्णय कौन करता है, आपके सेल मेम्ब्रेन करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अनवांटेड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर कर गया है। यदि ऐसा है कि सेल के अंदर एंटर कर गया है तो ऐसी स्थिति में साहब ये अंदर किसी को जाने नहीं देगी। और ये क्यों नहीं जाने देगी, या अंदर किसको जाने देती है और किसको बाहर आने देती है, वो उसका एक कारण है, क्योंकि ये जो झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन, ये झिल्ली कैसी है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी है ये झिल्ली, जो है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य, यानी कि आधी है। झीना झीना देखा है, मान लीजिए किसी भी बहन बेटी का दुपट्टा देखते हैं या माँ की साड़ी आपने देखी होगी, तो वो झीनी झीनी सी होती है, यानी कि कुछ दिखाई देता है कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कारण क्या है, क्योंकि वो आपका सेमी परमेबल है, यानी कि अर्धपारगम्य है, यानी कि आधा अधूरा उस पार जाएगा या आधा अधूरा इधर आएगा। तो इसीलिए अर्धपारगम्य होने की वजह से कौन सा कंपाउंड या कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल सेल से बाहर आएगा, इस चीज का निर्णय लेने वाली कौन है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। मेरी बात को ध्यान रखना, बात समझ आ रही है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब बात करते हैं, एक पॉइंट और बचा है, ये मेन फंक्शन था इसका, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन ये कैसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, और ये अर्ध होने की वजह से, सेमी परमेबल होने की वजह से ये कुछ कंपाउंडों को सेल के अंदर आने देती है और कुछ कंपाउंड को सेल के बाहर आने देती है। समझ में आया। मान लीजिए ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो ब्लड तो जर्रे जर्रे में, जो पूरी होल बॉडी के अंदर जो सेल होगी उस सेल के अंदर पास ये ऑक्सीजन लेके जा रहा है। क्यों, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। मैंने आपको बताया था एनिमल सेल के अंदर अब सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, यानी कि कोश की श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में रहता था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया था। जब ब्लड ऑक्सीजन लेके जाएगा तो उस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो एंटर करेगी ना ऑक्सीजन, तो यही सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। प्रोटीन जाएगी, विटामिन जाएंगे हर सेल की तरफ, जिसको जो जरूरत होगी वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, न्यूट्रिशन जाएंगे, वाटर जाएगा। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर आएगा, तो इस चीज का निर्णय कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करती है। यहां तक बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब बात करते हैं कि एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका कंपोजिशन क्या है। बात समझ में आ रही है, एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है आखिरकार, उसका कंपोजिशन। एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, किसकी, एनिमल सेल की, एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसका कंपोजिशन क्या है, क्या कंपोजिशन क्या है, उसका घटक क्या है, किससे बनी है वो। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर तीन चीजें हैं। सबसे पहली है आपकी लिपिड्स, यानी कि वसा,
ये कितनी है 52%। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन कितनी परसेंट है, ये 40% है। और सबसे लास्ट में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा कितना परसेंट है 8%। तो आपका अगर बात करेंगे एनिमल सेल यानी कि ह्यूमन सेल, हमारी सेल मान लीजिए, इंसान की सेल मान लीजिए, ये तो होल एनिमल सेल की बात कर रहा है। जितने भी एनिमल, गाय भैंस बकरी भेड़ जितना भी है आपका, वो टोटल के टोटल की जो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो क्या है, इसमें 52% लिपिड्स होता है सेल मेम्ब्रेन में, 40% प्रोटीन होती है और 8% आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपका जो सेल मेम्ब्रेन के जो आपके मैक्सिमम जो पोर्शन हो सकता था वो आपको मैंने डिस्कस किया। और माफी चाहूंगा कि डेली में क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आज से मैं प्रयास करूंगा कि डेली क्लास में आपकी लूं। लेकिन आप डेली का मैटर डेली तैयार करते रहिए। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, या मान लीजिए कोई भी नोट्स से संबंधित कोई भी चीज आपको चाहिए, कोई डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर लेके आने वाला हूं। बात समझ में आ रही है। एक व्हाट्सएप का एक नंबर होगा, वही सिर्फ आपका मैसेजिंग रिसीविंग के लिए। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट सेशन हम लोगों को करना है, या आपको कुछ नोट्स की प्रॉब्लम है या कोई भी चीज है, तो आपको पर्सनली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्टडी पर्पज से ही हम लोगों को कॉल व्हाट्सएप आपको करना रहेगा। तो बहुत जल्दी आपके लिए व्हाट्सएप नंबर लॉन्च हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप डेली का डेली मैटर तैयार करें, और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप संपर्क करें। अभी मैं आपको बहुत जल्दी व्हाट्सएप नंबर आपको मतलब इश्यू करने वाला हूं। तो चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन डेली का मैटर डेली तैयार कीजिएगा। और यदि कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। और हमारी अगर पढ़ाना या हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो वे ऑफ टॉक है, अगर वो सब चीजें पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, नमस्कार।